ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी है डेविल से शादी का एपिसोड नंबर 411 से आगे की कहानी। जब से स्वाति ने अमोल को अपने मन की बात बताई थी, तब से वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे। उन्होंने जयेश से भी इस बारे में बात की। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्वाति और बच्चों के साथ हॉलीडे पर जाएंगे। रूही समर का सरप्राइज देख देख कर रोज खुश होती थी। कोमल जी की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी, लेकिन पहली बार उन्हें ये एहसास हुआ था मधु के पेरेंट्स आज वापस आने वाले थे, इसलिए उसने कॉलेज से छुट्टी भी ली थी। मधु के घर में मधु और दादी एक साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और दोनों साथ में बहुत खुश भी थे। दादी मधु का बनाया हुआ उपमा खा रही थी और उसे पुरानी बातें बता रही थी। तभी मधु के पास एक कॉल आया। मधु ने जैसे ही उस कॉल को उठाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कहा, मधु जी से बात हो सकती है क्या? मधु ने कहा, हाँ मैं मधु ही बोल रही हूँ, बताइए। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपने जिनकी एक्सीडेंट रिपोर्ट लिखवाई थी वो 4 वाला मिल गया है। ये सुनते ही मधु को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो यही चाहती थी कि उस आदमी को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो जाए। मधु ने कहा, हाँ तो आपने उसे अरेस्ट कर लिया है ना? उसे आप सजा देने में कोई कमी नहीं रखना सर। कांस्टेबल ने कहा, जी मैडम आप इन बातों की टेंशन मत करो, वो हमारा काम है। बस आपको उन बूढ़ी माँ को एक बार यहाँ लेकर आना होगा, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है। ये सुनते ही मधु ने अपनी दादी की तरफ देखा और कहा, हाँ सर हम कल आ जाएंगे। फिर उसने फोन रख दिया। मधु इतनी खुश थी कि उसने फोन रखते ही अपनी दादी को हग कर लिया। दादी ने मधु से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत खुश लग रही हो। मधु ने खुशी से कहा, जी हाँ दादी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिसने आपका एक्सीडेंट किया था आखिरकार वो आदमी पकड़ा ही गया। ये सुनते ही उसकी दादी के भी आंखों में से आंसू आ गए थे। वो दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे कि दादी ने मधु से पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कब आने वाले हैं मधु? मुझे भी मिलना है उनसे। मधु को ऐसा लग रहा था कि आज का दिन उसके लिए बहुत लकी था। एक तो उसे बहुत अच्छी न्यूज मिली और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स आने वाले हैं। मधु ने कहा, दादी बस शाम तक आ जाएंगे। मधु ने दादी से कहा, मुझे ना आज आपको शॉपिंग पर लेकर जाना है दादी, क्योंकि मॉम डैड के वेलकम के लिए मुझे कुछ सामान लेकर आना है, तो आप रेडी हो जाओ, हम जल्दी से चलेंगे। दादी को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि मधु आज बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, हाँ मैं चलूंगी तुम्हारे साथ बेटा। फिर दोनों तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। दादी ने तो आज तक शॉपिंग मॉल अंदर से देखा भी नहीं था। वो जैसे ही शॉपिंग मॉल पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये मॉल कितने बड़े होते हैं। उन्हें ऐसा अलग लग रहा था जैसे कि ये तो अलग ही दुनिया थी। उन्होंने मधु का हाथ थाम लिया था। मधु को समझ आ रहा था कि दादी को बहुत डर लग रहा था। मधु ने कहा, दादी आप बिल्कुल डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप बस मेरे साथ चलो। वो जैसे मॉल के अंदर जाने लगे तो बाहर सिक्योरिटी लाइन थी, जहाँ लड़के और लड़कियाँ के लिए अलग अलग लाइन थी। दादी ने मधु से पूछा, मधु ये लोग क्या कर रहे हैं? मधु ने कहा, दादी ये चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई गलत चीज लेकर अंदर नहीं चले जाएं। ये सब हमारी सेफ्टी के लिए है दादी। मधु ने दादी को सिक्योरिटी चेक के लिए आगे भेजा और कहा, दादी ये एक मशीन को आपके सामने घुमाएंगे, जिससे इनको ये पता चल जाता है कि आपके पास कोई खतरनाक चीज है या नहीं है, इसलिए आप डरना नहीं। अगर कोई लाइट वगैरह लगे तो। दादी आगे हो गई और उन्हें चेक पार कर लिया। फिर मधु भी उनके पीछे पीछे आ गई। दादी ने कहा, मधु हर जगह इतने लोग चेक करने के लिए होते हैं क्या? दादी एक छोटे बच्चे जैसे सवाल पर सवाल करती जा रही थी। मधु ने हंसते हुए कहा, नहीं दादी हमेशा तो इतनी नहीं होती है, आज तो कुछ ज्यादा ही है।
दादी ने जैसे मॉल के अंदर जाकर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका सर ही घूम रहा था। उन्होंने मधु से पूछा, बेटा ये इतनी बड़ी जगह लोग बनाते कैसे हैं? मधु बहुत ही आराम से दादी के हर एक सवाल का जवाब दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उनके लिए ये जगह बिल्कुल नई थी। मधु ने कहा, दादी ये नए इंजीनियर डिजाइन करते हैं, वो फिर लोग इसे बनाते हैं, बहुत टाइम और मेहनत लगती है दादी इसमें। दादी ने कहा, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे बच्चों ने देश को कितना आगे पहुंचा दिया है, अब तो सब कुछ आसान हो गया है। दादी और मधु एक साथ घूम रहे थे और फिर मधु ने सोचा कि उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहिए। मधु दादी को एस्केलेटर के पास लेकर गई। दादी ने जब लोगों को उसके ऊपर जाते हुए देखा तो उन्होंने कहा, अरे मधु ये तो बिजली की सीढ़ियां हैं। मधु ने कहा, हाँ दादी बस जाकर खड़े हो जाओ और नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाओ। ये सुनते ही दादी ने कहा, बताओ ऊपर भी खुद चढ़कर नहीं जाते, तभी तो इतने लोग होते हैं आजकल के लोगों को, वरना हम लोग तो पहाड़ भी इतनी फुर्ती से चढ़ जाते हैं। मधु ने दादी से पूछा, आपके गांव में पहाड़ थे दादी? दादी ने कहा, हाँ आज भी पहाड़ तो। मधु ने एक्साइटेड होकर कहा, दादी मैं जाऊंगी, जब आप जाओगे तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। दादी ने भी मधु के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा जरूर, लेकिन अभी इन सीढ़ियों से मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगी। मधु ने हंसते हुए कहा, दादी इसमें क्या डरना, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और आपको मेरे पीछे पीछे आना है। दादी मधु को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके पीछे पीछे जाने लगी। दादी ने बहुत देर कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत डर लग रहा था। तभी वहाँ दूसरी तरफ से मोहित आया और उसने देखा कि मधु वहाँ खड़ी है। मोहित आज खुद भी कॉलेज नहीं गया था। उसने जैसे ही मधु को देखा तो उसने कहा, हाय मधु तुम यहाँ कैसे? मधु ने जैसे ही मोहित को देखा तो उसने भी हंसकर उसे हाय किया। मधु ने कहा, वो आज मैंने ऑफ लिया है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मोहित ने कहा, ओहो वाओ सेम पिंच, मेरे डैड ने आज ही एक नया शोरूम ओपन किया है तो उसी के लिए जा रहा हूँ। मोहित की नजरें तो मधु पर जैसे टिक सी गई थी। वहीं मधु को अभी दादी की चिंता हो रही थी कि वो सीढ़ियों पर कैसे चढ़ेंगी। मधु ने कहा, कंग्रेचुलेशन मोहित, लेकिन तुम्हारा शोरूम है कहाँ? मोहित ने कहा, फर्स्ट फ्लोर पर है मधु। फिर मोहित ने मधु से कहा, ये तुम्हारी दादी है क्या मधु? मधु ने कहा, हाँ ये मेरी दादी है, हम आज शॉपिंग करने आए हैं। ये सुनते ही मोहित ने कहा, नमस्ते दादी, मेरा नाम मोहित है। अब मधु तो आपसे मिलवाने ही रही थी। दादी ने मोहित को बहुत आशीर्वाद दिया। मोहित को ये चुलबुलापन बहुत अच्छा लगता था। मोहित ने दादी से कहा, आपको इन सीढ़ियों से डर लग रहा है क्या दादी? दादी ने जैसे ही हाँ कहा तो मोहित ने उनका हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि मधु कुछ कहती या समझ पाती, उसने दादी को अपने साथ सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। मधु वहीं खड़े हुए उन्हें देखने लगी और दादी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई थी। मोहित ने ऊपर से इशारा किया, तब मधु को रियलाइज हुआ कि वो नीचे ही रह गई थी। फिर मधु जल्दी से ऊपर आई और उसने मोहित को थैंक यू कहा। मोहित ने कहा, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला, अब आप दोनों को हमारे शोरूम में भी आना होगा। मधु ने मना किया, लेकिन मोहित फिर दादी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने शोरूम में लेकर गया। मधु ने दादी के साथ शॉपिंग की और फिर वो लोग अपने अपने घर चले गए। मधु ने कहा, मोहित आज तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। तभी मोहित ने कहा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मधु। इसी तरह मधु और दादी शॉपिंग करके वापस घर आ गए थे। मधु के मन में मोहित के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। उसे लगा नहीं था कि वो उसकी दोस्त इतनी जल्दी बन जाएगी। शाम को मधु अपने मॉम डैड का वेट बहुत ही बेसब्री से कर रही थी। उसने सर्वेंट से कहकर अपने मॉम डैड के लिए बहुत कुछ बनवा लिया था। वहीं दादी ने घर के आगे रंगोली भी बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर आज एक मीटिंग में था। जैसे ही उसकी मीटिंग में खत्म हुई, उसने समर से कह दिया था कि अब उसे 2 घंटे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। राजवीर को आज बहुत ही ज्यादा लो फील हो रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था
उसे आज बार बार उसकी मॉम श्रुति की याद आ रही थी। फ्लैशबैक स्टार्ट। राजवीर अभी सिर्फ 8 साल का था। वो अपने रूम में बैठकर होमवर्क कर रहा था कि उसकी मॉम उसके लिए डिनर लेकर आई थी। उसने अच्छे से याद आ रहा था कि उसकी मॉम उसे कितना प्यार करती थी। वो पढ़ रहा था और उसकी मॉम ने उससे कहा, राजवीर चलो डिनर कर लो और मैं रूही को भी दादी के पास से लेकर आ रही हूँ। राजवीर ने बहुत ही प्यार से अपने माँ से पूछा, मॉम आज तो डैड हमें मूवी लेकर जाएंगे ना? उसकी मॉम ने बहुत प्यार से जवाब दिया, हाँ बेटा आज जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन पहले तुम डिनर कर लो। राजवीर ने अपने मॉम की बात मानकर डिनर कर लिया था और फिर वो बैठकर वेट करने लगा। घड़ी में टाइम बदलता जा रहा था, लेकिन उसके डैड अभी भी घर नहीं आए थे। तभी उसकी मॉम रूही को सुला रही थी तो राजवीर ने पूछा, मॉम डैड कब आएंगे? राजवीर के डैड अर्णव जी ने आज उन्हें मूवी ले जाने का वादा किया था, लेकिन आज भी उन्हें ऑफिस से टाइम नहीं मिला था। राजवीर हमेशा की तरह तैयार होकर उनका इंतजार कर रहा था। वो बार बार अपने मॉम से वही सवाल पूछता और उसकी मॉम उसे कोई न कोई अच्छा सा बहाना दे देती थी। तभी गुस्से में उसने कहा, मॉम आप बहुत गंदी हो, बहुत झूठ बोलती हो और डैड भी बहुत गंदे हैं क्योंकि वो भी घर नहीं आए। मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूंगा। राजवीर की मॉम ने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहा, सॉरी बेटा मम्मा बहुत गंदी है, ये मम्मा को भी पता है, लेकिन ये कभी नहीं कहना कि आप मम्मा से बात नहीं करोगे क्योंकि जिस दिन मम्मा आपके पास नहीं रही तब आपको पता चलेगा। फ्लैशबैक एंड। राजवीर को लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया हो क्योंकि उसकी मॉम ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक ही था। आज जब उसकी मॉम उसके पास नहीं थी तब वो हर वक्त उनसे बात करने के लिए तरसता था। उसके अंदर ये सब क्या चल रहा था वो किसी को भी नहीं पता था। उसे बस अपनी फीलिंग्स को खुद में ही रखना अच्छा लगता था। राजवीर अभी बहुत ही मायूस हो गया था। वहीं दूसरी तरफ उदय प्रताप आज कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि अर्णव जी अकेले गाड़ी रोककर कुछ सोच रहे थे। ये देखकर उदय प्रताप को थोड़ा अलग लगा। वो अर्णव जी के पास चले गए। अर्णव जी अभी बहुत परेशान लग रहे थे। उदय प्रताप ने कहा, हालांकि मेरा कोई हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अर्णव जी ये बात कुछ दिनों से खुद में दबाकर बैठे थे और आज उन्हें जैसे ही मौका मिला तो उन्होंने पहले तो खुद को रोका, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने उदय प्रताप को सब कुछ बता दिया। उदय प्रताप ने जैसे कोमल जी की कंडीशन के बारे में सुना तो उन्होंने कहा, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। जैसे ही अर्णव जी ने ये सुना उन्हें लगा जैसे उनकी डूबती हुई किश्ती को किनारा मिल गया था। उदय ने उनसे कारण पूछा तो अर्णव ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनकर उदय ने उसकी हेल्प करने को कहा। उदय की बात सुनकर अर्णव बहुत खुश हुए और बोले, आप कैसे हेल्प कर सकते हो? अर्णव के सवाल का जवाब देते हुए उदय बोले, मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ जो ये सर्जरी कर सकते हैं। मैं जल्दी ही उनसे कांटेक्ट करके आपको बताता हूँ। उदय की सारी बातें सुनकर अर्णव बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा नहीं था कि उदय से ऐसी मुलाकात होगी और वो इतनी मदद करेंगे। पिछले कुछ दिनों से कोमल की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और अब तो सब घर वाले भी इस चीज को नोटिस करने लगे थे, जिस वजह से अर्णव परेशान थे क्योंकि अब वो ज्यादा दिन तक ऐसे इस बात को नहीं छुपा सकते थे और सभी को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो इतने दुखी होंगे, इस बात को भी अर्णव समझ रहे थे। राजवीर को तो पहले ही इन सब पे डाउट था और अर्णव इस बात को फील कर रहे थे। वो तो राजवीर ने डायरेक्ट कोई सवाल नहीं किया था और अभी अपने काम में बिजी होने की वजह से उन्हें इतना ध्यान नहीं रहा था, लेकिन अर्णव ये समझ चुके थे कि राजवीर को डाउट हो चुका था। शाम का वक्त था। राजवीर अपने ऑफिस से घर आ चुका था और आज ऑफिस से ही उसका मूड सही नहीं था। उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमे जा रही थी। घर आने के बाद भी उसे देखकर लग रहा था जैसे अभी भी वो किसी और दुनिया में हो। राजवीर के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। आज पता नहीं क्यों उसे अपने बचपन से जुड़ी हुई बात याद आ रही थी, जिसमें
अपने मॉम के साथ खेलता था और जो भी टाइम स्पेंड किया था वो सारी बातें राजवीर के मन में आ रही थी। राजवीर इन्हीं बातों को सोचकर थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था। आज कई दिनों के बाद राजवीर के दिमाग में ये ख्याल आए थे। राजवीर यही सब सोच रहा था, तभी उसके पीछे थी इसकी कुछ बोलते हुए आ गई। इसके राजवीर को बिना देखे अपने नोटबुक में कुछ देखते हुए भूले जा रही थी। राजवीर, मैं ये क्वेश्चन बहुत देर से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना इसे सॉल्व करने में। इसके की बात सुनकर राजवीर अपने ख्याल से बाहर आया और इसके उसके इमोशंस ना देख ले, जिस वजह से खुद पे कंट्रोल करते हुए राजवीर ने एक गहरी सांस ली और इसकी की तरफ देखते हुए बोला, कौन सा क्वेश्चन है, दिखाओ इसकी। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे अपने नोटबुक में क्वेश्चन दिखाते हुए बोली, ये क्वेश्चन है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ। इसकी की बात सुनकर राजवीर उस क्वेश्चन को देखने लगा था। राजवीर उसे क्वेश्चन समझाने लगा, लेकिन इसकी का ध्यान सिर्फ राजवीर के चेहरे पर था, जो कुछ सैड सा लग रहा था। इसकी साफ साफ ये महसूस कर सकती थी कि राजवीर के साथ कुछ तो गलत था। राजवीर किसी न किसी बात से जरूर परेशान था। राजवीर के चेहरे की परेशानी इसके से छुप न सकी और वो राजवीर से बोली, राजवीर, कुछ हुआ है क्या? इसके के क्वेश्चन सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा और उसके सवाल को समझने की कोशिश करने लगा। राजवीर को नहीं लगा था कि इसके इतनी आसानी से उसके मन की बात को समझ सकती थी, जिस वजह से वो सोच में पड़ गया था कि आखिर इसके कौन सी बात के बारे में पूछ रही थी। इसके के सवाल को सुनकर राजवीर बोला, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ है। राजवीर के जवाब से इसकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे जरूर ऐसा लग रहा था कि राजवीर उससे कुछ तो छुपा रहा था, जिस वजह से वो एक बार फिर से बोली, नहीं, आप जरूर कोई बात छुपा रहे हो, मैं देख सकती हूँ कि आप किसी बात से परेशान हो। इसके की बात सुनकर राजवीर को समझ नहीं आया कि अब वो इसके के सवाल का क्या जवाब दे। वो इसके को सही बात नहीं बता सकता था, क्योंकि वो राजवीर का बीता हुआ कल था, जिससे वो खुद ही भाग रहा था, फिर उसमें से इसके को इन्वॉल्व नहीं कर सकता था। राजवीर ने एक और बहाना देते हुए कहा, कोई खास बात नहीं है, बस ऑफिस का काम बहुत था, जिस वजह से मैं थोड़ा परेशान था। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, आप फिर से झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कोई भी ऑफिस का काम आपको कितना परेशान नहीं कर सकता है। इसके की बात को सुनकर राजवीर ने कहा, इसकी, तुम क्यों इतना सोच रही हो, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, और तुम यहाँ क्वेश्चन समझने आई थी ना, तो वो समझो, वरना फिर से तुम कंफ्यूज रहोगी। राजवीर की बातों से इसकी समझ गई थी कि राजवीर अब उसे कुछ नहीं बताने वाला था, जिस वजह से इसकी ने आगे उससे कुछ नहीं पूछा और सिर्फ अपने क्वेश्चन को समझने पे ध्यान देने लगी थी। इसकी को आगे सवाल न करते हुए देखकर राजवीर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था और फिर अपना सारा ध्यान इसकी को समझने में लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ साहिल अपने रूम में बैठा हुआ था और सिर्फ रीत के बारे में सोचे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने रीत का गुस्से से भरा हुआ चेहरा घूम रहा था, जिससे रीत बहुत सुंदर लग रही थी। साहिल अपने दिमाग में उस पल को सोच रहा था जब वो रीत के साथ रहेगा। उसके ख्याल काफी आगे तक चले गए थे। साहिल सारी बातों को सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। तभी वहाँ पे सेजल आई और साहिल को इस तरह से अकेले में हंसते हुए देखकर बोली, तुम क्या सोच रहे हो साहिल? अपनी मॉम की आवाज सुनकर साहिल ने कहा, मॉम, अभी मेरे स्माइल का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, आपको समझ जाना चाहिए। सेजल साहिल के कहने का मतलब समझ रही थी। आजकल साहिल के दिमाग में सिर्फ एक ही फितूर चढ़ा हुआ था और वो रीत के नाम का था। सेजल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रीत में ऐसा क्या था जो सिर्फ एक बार देखकर ही साहिल उसका इस कदर दीवाना हो गया था। साहिल के बातों का जवाब देते हुए सेजल बोली, पूरे दिन क्या सिर्फ एक ही बात को सोचते हुए रहना है, या अपने बिजनेस पे भी कुछ ध्यान दोगे तुम?
सेजल की बातों को सुनने के बाद भी साहिल भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो वैसे ही लेटा हुआ था, जिसे देखकर सेजल बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी और गुस्से में आकर वो बोली, साहिल अपनी हरकतों को सही करो, वरना इतनी मुश्किल से जो हमें मिला है वो भी हमसे दूर हो जाएगा। और ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक लड़की की वजह से मेरे इतने सालों की मेहनत खराब हो जाए। अपनी मॉम की बातों को सुनकर साहिल अपने बेड से उठा और बैठते हुए आराम से बोला, मॉम आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात बिजनेस की, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, उससे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि मुझे पता है कि कहाँ क्या चल रहा है, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लो। साहिल को इतना शांत देखकर सेजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे का क्या करे। साहिल को अभी किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, और अगर सेजल ज्यादा गुस्से करती तो कहीं फिर से साहिल कुछ उल्टा सीधा करने की धमकी न देने लगे। आखिर में सेजल अपने बेटे के समझ हार मानते हुए बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन कल से तुम ऑफिस जा रहे हो और मुझे कुछ नहीं सुनना है। जब तक तुम अपनी काबिलियत धीरज के सामने साबित नहीं करोगे, तब तक वो पूरी तरह से तुम्हारी तरफ नहीं होंगे। पहले भी तुम कितनी बार कार्तिक के हाथों से दिल सहार चुके हो। सेजल साहिल को वो सारी बातें याद दिला रही थी जो पहले हुआ था। कार्तिक के सामने साहिल भी एक प्रोजेक्ट नहीं ले पा रहा था, जिससे उसके डैड बहुत नाराज हुए थे। उन बातों को याद करते हुए साहिल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन खुद पे काबू करते हुए साहिल बोला, कार्तिक का टाइम ओवर हो चुका है मॉम, अब होगा वही जो मैं चाहूंगा, और मैं अब हर वो चीज चाहता हूँ जो कार्तिक का है, और वो अब मेरी ही होगी, आप देखते रहिए मॉम। साहिल की बात सुनने के बाद अब सेजल भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट थी कि साहिल अब जरूर कुछ न कुछ करेगा। वो ऐसे हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठने वाला था। सेजल अब रिलैक्स थी कि अब साहिल अपने काम को लेकर सीरियस होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ सेजल को इस बात का डर था कि जो खेल उन्होंने रीत और कार्तिक की शादी को रोकने के लिए खेला था, उसका कहीं उल्टा असर न हो जाए। सेजल यही सोच रही थी कि पता नहीं उदय प्रताप कौन से पंडित से बात कर रहे थे, जिसके पास वो दोनों की कुंडली लेकर जाने वाले थे। सेजल को एक बार उस बारे में पता चल जाता तो शायद कुछ कर भी पाती, लेकिन उन्हें उस बारे में कुछ नहीं पता था, जो उनकी परेशानी का कारण बन रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसके को सारे क्वेश्चन समझाने के बाद राजवीर अपने काम के लिए स्टडी रूम में जा रहा था। तभी रीवा के रोने की आवाज आने लगी। उसकी आवाज सुनकर राजवीर रुक गया था और वो रीवा को देखने लगा था। रीवा को देखकर राजवीर उसके पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया था। रीवा को गोद में लेते ही राजवीर अपनी सारी परेशानी को भूल जाता था, और आज भी वही हुआ था। राजवीर जो आज सुबह से इतना लो फील कर रहा था, वो अपनी बेटी के चेहरे के मुस्कान को देखकर सब कुछ भूल गया था और उसके साथ खेलने लगा था। इसकी अपना सारा काम खत्म करके उसके पास आई और राजवीर को खुशी से रीवा के साथ खेलता हुआ देखकर उसे भी बहुत अच्छा लगा था। राजवीर के चेहरे की उदासी को इसकी भी भांप गई थी, और अभी उसे इतना खुश देखकर इसकी को एक सुकून मिला था। इसकी राजवीर के बगल में बैठ गई और राजवीर के गोद में रीवा को देखने लगी, जो हंसते हुए खेल रही थी। राजवीर ने इसके की तरफ देखा और उससे कहा, हो गई पढ़ाई? राजवीर की बात पे इसकी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोली, आप तो काम करने जा रहे थे और अब रीवा के साथ खेलने लगे, अब आपका काम कौन कर रहा है? इसके की बात सुनकर राजवीर हंसते हुए रीवा की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बेटी के आगे मेरा कोई भी काम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राजवीर की बात को सुनकर इसकी जल्दी से बोली, सिर्फ अपनी बेटी के लिए और मेरे लिए नहीं? इसकी की बात सुनकर राजवीर हंसते हुए एक हाथ से उसे गले लगते हुए बोला, तुम्हें ये बात बताने की जरूरत है क्या? तुम्हें पता नहीं चलता जब मैं अपना सारा काम तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ? राजवीर के सवाल की इसकी में सिर हिलाकर उसके गले से लग जाती है। कुछ देर
रीवा के साथ खेलने के बाद राजवीर इसकी से बोला, अच्छा अब तुम रीवा के साथ रहो, मुझे थोड़ा सा काम है। इसकी राजवीर की बात को सुनकर उसके हाथ से रीवा को ले ली और राजवीर वहां से उठकर स्टडी रूम में जाने लगा। तभी पीछे से इसकी बोली, ज्यादा देर तक काम नहीं करना वरना हम दोनों आपसे गुस्सा हो जाएंगे। इसके की बात सुनकर राजवीर पीछे पलटा और हाँ में अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। बाहर इसकी ने रीवा की तरफ देखा जो उसे घूर रही थी, क्योंकि इसकी ने उसे झूले में रख दिया था, जिस वजह से रीवा उसे घूर रही थी और आवाज भी दे रही थी, जैसे कह रही हो कि इसकी उसे गोद में ले ले। इसकी रीवा के पास जाकर बैठी और बोली, कोई फायदा नहीं है गुस्सा करने का, मैं कोई गोद में नहीं लेने वाली हूँ, ऐसे ही मेरे साथ खेलो। इसकी की बात पे रीवा फिर से अपने बच्चों जैसे आवाज करने लगी थी, जैसे इसकी से लड़ाई कर रही हो कि वो उसे गोद में क्यों नहीं ले रही थी। इसके झूले में ही रीवा को खिला रही थी और उससे बातें भी कर रही थी। दूसरी तरफ साहिल रीत के पीछे पागल हो चुका था और अपने ऑफिस भी नहीं जा रहा था, जिससे सेजल उससे बहुत गुस्सा थी और साहिल से बात करने आई हुई थी। तब साहिल ने कहा कि वो कल से ऑफिस जाएगा। साहिल से बात करने के बाद सेजल के दिमाग में बस यही चल रहा था कि पता नहीं उदय प्रताप आगे क्या करने की सोच रहा था। सुबह का वक्त था, राजवीर अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और रीवा झूले में खेल रही थी। बीच बीच में राजवीर उसके पास जाकर उसके बातें करता, जिससे वो रोने न लगे। वैसे भी रीवा को अब जुड़ में रहने की ज्यादा आदत थी और अभी तो उसके सामने उसके डैड थे, जिस वजह से वो एक पल के लिए भी रोती तो राजवीर तुरंत ही उसे अपनी गोद में ले लेता और अपने सारे काम छोड़ देता। इसकी भी जल्दी उठ गई थी और वो अभी बाथरूम में थी। इसकी अब थोड़ा जल्दी जगने की लगी थी, पर वो भी मुश्किल से। इसकी वॉशरूम में गई थी और वॉशरूम से बाहर आई और राजवीर की तरफ देखा जो ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। राजवीर को रेडी देखकर इसके उसके पास आई और बोली, राजवीर अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, फिर आप इतनी जल्दी क्यों रेडी हो गए? इसकी की बात सुनकर राजवीर ने इसकी की तरफ जैसे ही देखा तो उसके बाल अभी भी गीले थे और पानी उसके बालों से टपक रहा था। ये देखकर राजवीर ने अपनी आंखें आपस में जोड़ ली और इसकी से बोला, तुमने अपने बाल सही से सुखाए क्यों नहीं? पानी अभी तक टपक रहा है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कहा, मैं अभी तो नहा कर आई हूँ, इतनी जल्दी बाल कैसे सुखा लूं? इस पर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा और इसकी का हाथ पकड़कर उसे मिरर के सामने लेकर गया, उसे वहां पे रखे स्टूल पे बैठा दिया। उसके बाद राजवीर ने हेयर ड्रायर लेकर इसकी के बाल को सुखाते हुए बोला, मौसम वैसे भी खराब है, इस पर तुम अपने बाल गीले करके घूम रही हो, बीमार होना है क्या? राजवीर की बात को सुनकर इसकी जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं तुम्हें बीमार नहीं देख सकता, फिर क्यों करती हो ऐसे तुम? राजवीर ने आराम से मगर थोड़ी फिक्र भरी आवाज में इसकी से कहा। राजवीर की बात सुनकर इसकी उसके मन की बात को समझ रही थी। राजवीर इसकी से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात को लेकर परेशान हो जाता था और अभी भी यही हुआ था। इसके के सिर्फ गीले बाल को देखकर ही राजवीर परेशान हो गया था। वैसे भी पिछले दिन से राजवीर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसके राजवीर के बात का जवाब देते हुए बोली, राजवीर मैंने कहा ना, मैं अभी ही नहा कर आई हूँ, जिस वजह से ऐसा हुआ है। खैर अब इस बात को छोड़िए और मुझे ये बताओ कि आप आज जल्दी रेडी क्यों हो गए? राजवीर रोज के कंपैरिजन में आज आधे घंटे पहले ही रेडी हो गया था, जिस वजह से इसके उससे ये सवाल कर रही थी। इसके के सवाल को सुनकर राजवीर ने कहा, बस ऐसे ही, आज करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं था। इसकी राजवीर की बात को समझकर बोली, अच्छा। राजवीर कुछ ही देर में इसकी के बाल को अच्छे से सुखाकर बोला, मौसम खराब चल रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए कॉलेज में अच्छे से रहना, भीग मत जाना।
राजवीर की बात पे इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और उससे बोली, और आप भी मत भीगना, अपने ऑफिस में ही रहिएगा, वहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसकी ने राजवीर से उसी लहजे में कहा जिस लहजे में राजवीर ने उसे ऑर्डर देता था। इसकी की हरकत पे राजवीर स्माइल करता हुआ बोला, मेरी ट्रिक मेरे पे खेली जा रही है, आपसे ही सीखा है। इसकी ने जल्दी से जवाब दिया। राजवीर इसकी की बात को सुनकर हंसते हुए उसे उसके कमर से पकड़कर उसे अपने करीब लाता है और इसकी के होठ पे अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के प्यार के एहसास में कुछ देर के लिए खो गए थे। कुछ देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों अलग हुए और राजवीर वहां से रीवा के पास चला गया और उसे देखने लगा। रीवा अपने साथ ही खेल रही थी और इधर उधर देखकर बातें किए जा रही थी। राजवीर को देखते ही रीवा के फेस पे स्माइल आ गई और अपने हाथ पैर जोर जोर से चलाने लगी। ये देखकर राजवीर ने अब फाइनली उसे गोद में उठा लिया था। राजवीर के गोद में आते ही रीवा चहक उठी थी और बहुत ही खुश थी। तभी इसकी को कुछ याद आया और वो राजवीर के पास आकर बोली, राजवीर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। राजवीर ने कहा, हाँ कहो। राजवीर रीवा की तरफ देखते हुए ही जवाब दे रहा था। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, वो आपने कहा था कि मुझे कुछ इंटर्नशिप करना चाहिए, तो मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी। इसकी की बात सुनकर राजवीर उसे देखने लगा। उसने न जाने कितनी बार इसकी से कहा होगा कि उसे इंटर्नशिप करना चाहिए, इससे उसे काम जल्दी समझ में आएगा और कुछ सीख भी लेगी। लेकिन इसकी उसे हर बार कुछ न कुछ बोलकर मना कर दिया करती थी। बट आज पहली बार इसकी सामने से आकर ये बोल रही थी, जिसे सुनकर राजवीर खुश हुआ और बोला, ये तो अच्छा सोच रही हो, लेकिन तुम्हारे एग्जाम उसका क्या होगा? राजवीर के सवाल को सुनकर इसकी बोली, वो पोस्टपोन हो गए कुछ इशू की वजह से, इसलिए मैं इंटर्नशिप के बारे में सोच रही थी। सिलेबस पूरा है तो इंटर्नशिप से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी की सारी बातें सुनकर राजवीर ने कहा, तब तो तुम ठीक सोच रही हो, आज ही तुम कंपनी में अप्लाई कर दो। राजवीर इसकी की बात सुनकर बहुत खुश था, जिस वजह से उसका बस चले तो वो खुद ही इसकी की जगह सभी कंपनी में अप्लाई कर दे। लेकिन वो चाहता था कि ये काम इसकी खुद से ही करे, जिससे उसे अपने काम खुद करने की आदत हो जाए और वो किसी पे भी डिपेंड न रहे। राजवीर हमेशा से इसकी को अपने करियर को लेकर सीरियस देखना चाहता था। वो खुद भी उसे मोटिवेट करता रहता था। राजवीर की बातों को सुनकर इसकी बोली, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस में अप्लाई करूं। पिछली बार तो आपकी कंपनी थी, लेकिन इस बार क्या करूं? राजवीर जानता था कि इसकी ये बात जरूर कहेगी, जिस वजह से राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी तुम कंपनी देखना स्टार्ट करो, उसके बाद तुम मुझे लिस्ट दे देना कंपनी की, मैं बता दूंगा किस में करना है और किस में नहीं। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे ये तो पता था कि उसे क्या करना था, लेकिन उसके लिए कौन सी कंपनी अच्छी होगी और किस में उसे ज्यादा सीखने को मिलेगा, ये बात उसे नहीं पता थी, जिस वजह से उसे राजवीर की हेल्प की जरूरत थी। इसकी कुछ भी करती उसे राजवीर की मदद की जरूरत हमेशा पड़ ही जाती थी और इसी चीज को राजवीर खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि इसकी खुद से अपने काम करना सीखे, किसी भी बात के लिए उस पर डिपेंड ना हो। इसकी को आदत भी कहीं न कहीं राजवीर की वजह से ही लगी थी, क्योंकि पहले वो इसकी की हर बात मानकर उसकी हर चीज कर दिया करता था, जिस वजह से इसकी धीरे धीरे उस पर डिपेंड होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मिहिर को मन कीर्ति के साथ कहीं बाहर जाने का कर रहा था, जिस वजह से वो आज कॉलेज जल्दी आ गया था और कीर्ति का वेट करने लगा था। मिहिर आज कॉलेज आधे घंटे पहले आ गया था और इस वक्त बहुत ही कम स्टूडेंट कॉलेज आए हुए थे। मिहिर कैंटीन में बैठा हुआ था और बार बार टाइम देख रहा था। टाइम देखते देखते मिहिर ने खुद से कहा, अरे यार, आज टाइम को भी पता नहीं क्या हो गया है, इतना स्लो आगे जा रहा है।
वेट करते वक्त तो 1 सेकेंड भी 1 मिनट के समान लगता है और यही कुछ मिहिर के साथ भी हो रहा था। उसके लिए 1-1 सेकेंड मिनट के बराबर हो गई थी। जो बीत ही नहीं रहा था, वो बेताबी से कीर्ति का वेट कर रहा था। कुछ देर बीत जाने के बाद स्टूडेंट कॉलेज आने लगे। मिहिर की नजर सिर्फ कीर्ति को ढूंढ रही थी। उसने मैसेज करके कह दिया था कि सीधे कैंटीन में ही आ जाए। मिहिर वेट कर रहा था, तभी वहाँ पे रेहान आया और मिहिर को इतनी बेकरारी से वेट करता हुआ देखकर बोला, क्या बात है मिहिर, आज तो किसी का बहुत बेकरारी से वेट किया जा रहा है। रेहान की बात सुनकर मिहिर ने कहा, किसी का क्या, कीर्ति का वेट कर रहा हूँ। कितनी देर पहले मैंने मैसेज किया था कि मैं कॉलेज आ गया हूँ, वो भी जल्दी आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आई है। मिहिर की बात को सुनकर रेहान बोला, अरे आ जाएगी, वैसे भी सुबह सुबह किसे उठाया जाता है। रेहान की बात सुनकर जैसे ही मिहिर उसे कोई जवाब देने वाला था, वैसे ही उसकी नजर गेट से आती हुई कीर्ति पे चली गई। उसे देखकर मिहिर के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो रेहान की तरफ देखकर बोला, कीर्ति आ गई, मैं चला, तू बैठकर मिसा का वेट कर। ये कहते हुए मिहिर वहाँ से उठा और सीधे कीर्ति के पास गया और उससे बोला, मैं कितनी देर से वेट कर रहा था तुम्हारा। मिहिर की बात सुनकर कीर्ति बोली, आई एम सॉरी, वो ट्रैफिक बहुत था, इस वजह से लेट हो गई। कोई बात नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। मिहिर ने कीर्ति का हाथ पकड़ा और दोनों कैंटीन से बाहर चले गए। कैंटीन से बाहर आकर मिहिर ने कीर्ति से कहा, कीर्ति आज कहीं बाहर घूमने चले क्या? मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाने का। मिहिर की बात को सुनकर कीर्ति उससे माफी मांगते हुए बोली, सॉरी मिहिर, पर क्लास अटेंड करनी है और थोड़ी पढ़ाई करनी है। पिछले कुछ टाइम से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किया है। कीर्ति की बात को सुनकर मिहिर थोड़ा सा सैड हो गया था, क्योंकि उसे काफी मन था कहीं बाहर जाने का। लेकिन कीर्ति की बात भी सही थी, वो सच में इन सारी बातों की वजह से बहुत टाइम से नहीं पढ़ पाई थी। कीर्ति को वैसे भी अभी कहीं जाने का मन नहीं था, क्योंकि वो पहले ही अपने भाई को लेकर परेशान थी और ऊपर से पढ़ाई, जिस वजह से उसने मिहिर को मना कर दिया था। मिहिर ने कीर्ति को ज्यादा फोर्स नहीं किया और उसके साथ थोड़ी देर और बात करने के बाद उसे क्लास के लिए जाने दिया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के घर पे उदय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। तभी कार्तिक वहां आया और उदय को देखकर बोला, चाचू अभी तक आपने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? कार्तिक की बात सुनकर उदय का ध्यान टूटा और वो कार्तिक की तरफ देखकर बोले, हाँ मैं कुछ सोच रहा था इसलिए नहीं किया, तुम बैठो और ब्रेकफास्ट कर लो। कार्तिक भी वहीं बैठ गया और अपने प्लेट में खाना लेने लगा। उदय फिर से कुछ सोचकर बोले, कार्तिक तुम और रीत कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर लेते हो? अचानक से उदय के मुंह से यह बात सुनकर कार्तिक थोड़ा सा चौंक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये बात कहां से आ गई। क्या उदय इतनी देर से यही सोच रहे थे? यही सब कार्तिक के दिमाग में चल रहा था। कार्तिक की तरफ से कोई जवाब ना आता देखकर उदय बोले, क्या हुआ? क्या तुम्हें रीत पसंद नहीं है? उदय के सवाल को सुनकर कार्तिक जल्दी से बोला, ये आप क्या कह रहे हो चाचू? ऑफ कोर्स रीत मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने सडन कोर्ट मैरिज वाली बात से चौंक गया हूँ। कार्तिक की बात को सुनकर उदय बोले, मैंने कोई नई बात नहीं की है, तुम दोनों शादी के लिए रेडी हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो जब तक शादी की डेट फिक्स नहीं हो रही तब तक तुम दोनों कोर्ट मैरिज करके अपनी शादी को रजिस्टर करवा लो। उसके बाद अच्छे से और धूमधाम से शादी होती रहेगी। उदय की बात कार्तिक को तो समझ में आ रही थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ऐसे अचानक से उदय उसकी और रीत की कोर्ट मैरिज की बात क्यों कर रहे थे। उदय ने जब भी उसे कुछ कहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण था और कार्तिक समझ रहा था कि इस बात के पीछे भी उदय का कोई बहुत बड़ा कारण जरूर होगा, जो उदय उसे बता नहीं रहे थे। कार्तिक अपनी सोच में था, तभी उदय ने कहा, मेरी बात के बारे में सोचने के लिए आज का पूरा दिन है, रात तक तुम दोनों डिसाइड करके बता देना और अब अपना ब्रेकफास्ट करो।
ये कहकर उदय अब आराम से अपना ब्रेकफास्ट करने लगे और अब सोचने की बारी कार्तिक की थी। वो चुपचाप बैठा यही सब सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में इसकी ने जैसे ही आंखें खोली तो उसने देखा कि राजवीर आज बहुत चैन से सो रहा था। ये देखकर इसकी को बहुत ही सुकून महसूस हुआ। उसने बहुत ही प्यार से राजवीर के चेहरे पे अपना हाथ घुमाया और उसके उंगलियों से उसके सर को सहलाया। राजवीर को इतना सुकून सिर्फ इसके की बाहों में ही मिलता था। राजवीर ने नींद में अपना हाथ बढ़ाया और इसकी को अपनी तरफ खींच लिया। उसने उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथों को चूम लिया। इसकी ने नींद भरी आवाज में कहा, राजवीर अब क्या ऐसे ही सोते रहना है, उठो ना। राजवीर ने इसके की बात सुनकर उसे खुद के और करीब किया। वो इसके की सांसों को करीब से महसूस करने लगा और उसके इतना करीब आ गया कि उन दोनों की सांसें एक हो गई थी और फिर उसके होठों को अपने होठों से मिला लिया था। इसकी के शरीर में सिहरन से उठ गई थी। राजवीर ने इसकी को अपने प्यार के बारिश में भिगा दिया था। वो भी उसकी सांसों में डूबती जा रही थी। वो दोनों अभी एक दूसरे में खो ही रहे थे कि तभी अचानक रीवा भी रोने लगी तो इसकी और राजवीर उसे संभालने के लिए उठ गए थे। रीवा को जैसे ही राजवीर ने अपनी गोद में लिया तो इसके बिस्तर में बैठे बैठे ही बोली, बिल्कुल अपने डैड की बेटी है, देखो आपकी गोद में आते ही कैसे चुप हो गई। राजवीर और रीवा के बॉन्ड शुरू से ही बहुत खास थे। राजवीर ने कहा, देखो बेबी, ये मम्मा हमसे कितना जल रही है। वो कह रही है कि आप डैड के साथ हैप्पी रहते हो। अब उनको ये कौन समझाए कि जब मम्मा इंटरशिप करेंगे तो और जल्दी घर से निकलेंगी तो रीवा को तो डैड के साथ ही रहना होगा ना। ये सुनते ही इसकी को इंटरशिप के बारे में याद आया तो वो तुरंत बेड से उठी और बोली, राजवीर आप पहले तो अपनी प्रिंसेस को मुझे दे दो क्योंकि मुझे अभी इसे फीड कराना है। ये कहते ही हंसने लगी। जैसे ही इसकी ने रीवा को गोद में लिया तो उसने रीवा से कहा, बेबी फीडिंग तो मम्मा ही करवाएगी, आपके प्यारे डैड नहीं करवाएंगे। ये सुनते ही राजवीर भी हंसने लगा था। राजवीर ने कहा, बेबी लेकिन प्लेइंग एंड वॉकिंग तो डैड के साथ ही होगी। दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगे। तभी इसकी ने रीवा को फीड कराकर राजवीर को दे दिया था। राजवीर ने कहा, इसकी अब जल्दी उठ ही गई हो तो रेडी तो हो जाओ। इसकी फिर से सोने की तैयारी कर ही रही थी, इसलिए राजवीर ने उसे उठकर फ्रेश होने को कह दिया था। इसकी को अभी आलस आ रहा था। तभी राजवीर ने कहा, इसकी उठो जल्दी। इसकी ने खड़े होते हुए कहा, उठ रही हूँ ना, अभी तो इतने रोमांटिक हो रहे थे लेकिन अब बस उठो उठो। इसके जैसे ही खिद हुई तो राजवीर ने उसे बहुत प्यार से कहा, माय ब्यूटीफुल वाइफ, जल्दी से कंपनीज ढूंढो और आज ही मुझे बता देना। इसके ने वॉशरूम में जाते जाते कहा, राजवीर ये तो बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, मैं आज ही कंपनी शॉर्ट लिस्ट कर लूंगी। राजवीर कुछ कहने ही वाला था लेकिन इसके ने उसकी बात सुनी ही नहीं और सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई फ्रेश होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दोपहर 12 बजे रूही अपने कमरे में लेटी हुई थी क्योंकि अभी अभी उसे 2 बार वोमिटिंग हुई थी। अभी कुछ दिनों से उसे इतनी वीकनेस होने लगी थी कि सुबह तो अक्सर देर तक सोती ही रहती थी, लेकिन आज तो वो अभी भी बिस्तर में ही थी। कोमल जी थोड़ी थोड़ी देर में उसे संभालने आया करती थी। रूही को पिछली प्रेगनेंसी में इतनी दिक्कत नहीं हुई थी जितनी इस बार उसे महसूस हो रही थी। कल रात उसने समर से बेवजह लड़ाई भी कर ली थी क्योंकि उसे आजकल मूड स्विंगिंग भी होने लगे थे। रूही अभी ये सोचकर परेशान थी कि उसकी ज्वाइनिंग में अब बस 2 दिन ही बचे थे और धीरे धीरे उसकी हालत और नाजुक होती जा रही थी। रूही को आज डॉक्टर के पास भी जाना था लेकिन अभी उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। ऐसे में उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉलेज कैसे जाएगी। तभी रूही ने सोचा कि उसे राजवीर को कॉल करके खुद बात करनी चाहिए, लेकिन उसे न जाने क्यों उससे बात करने में हेजिटेशन हो रही थी।
रूही न जाने क्यों राजवीर से सीधा बात करने से हमेशा डरती थी। इसी वजह से वो अपने घर बदलने की बात भी उससे नहीं कर पाई थी। फिर भी उसने हिम्मत की और राजवीर को कॉल लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में क्लास में अभी मैनेजमेंट का लेक्चर चल रहा था। सभी स्टूडेंट का ध्यान अभी पढ़ने में ही था। वहीं इसकी और मीसा एक साथ बैठे हुए थे। इसकी अपने मोबाइल में कुछ न कुछ देख ही रही थी और मीसा उसे बार बार प्रोफेसर की तरफ देखने का इशारा कर रही थी, लेकिन इसकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मीसा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसमें क्या देख रही थी। तभी क्लास ओवर हुई और जैसे ही प्रोफेसर बाहर गए तो मीसा ने इसकी से पूछा, तू मोबाइल में क्या देख रही थी? तुझे पता है प्रोफेसर ने भी तुझे फोन देखते हुए नोटिस कर लिया था। तभी इसकी ने हंसते हुए कहा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा तो नहीं ना। इसकी का ध्यान अभी भी अपने मोबाइल में ही था और अभी भी मीसा की बातें वो सुन नहीं रही थी। मीसा ने कहा, वो तो राजवीर भाई के चलते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कहता है। इसकी ने कहा, यार तू कितना बोलती है ना, रुक ना, मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन तू तो 2 मिनट भी चुप नहीं हो सकती है। ये सुनते ही मीसा ने इसकी का मोबाइल छीनते हुए कहा, पहले तो मुझे बस ये बता कि इतनी देर से अपने मोबाइल में देख क्या रही है? ऐसा क्या है जो तू मुझे भी नहीं बता रही है? तभी इसकी ने कहा, मैं ना कुछ नहीं, पहले मेरा मोबाइल वापस दे वरना मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाली हूँ। इसकी को अभी मीसा को तंग करने में बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वो ये बात बताने से भी नखरे ही कर रही थी। वहीं इसकी का मोबाइल अभी लॉक हो चुका था, इसलिए वो कुछ देख भी नहीं पा रही थी। मीसा ने इसकी से कहा, ये ले तेरा मोबाइल, लेकिन अब तो बता दे कि क्या बात है। इसकी ने कहा, मैं ना इंटर्नशिप के लिए कंपनी सर्च कर रही हूँ मिसी। मीसा को अभी तक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इसकी क्या कर रही थी, और जैसे ही उसने इसकी से इंटर्नशिप का सुना तो वो भी एक्साइटेड हो गई थी। उसने कहा, इंटर्नशिप? वो तो मुझे भी करनी है ना, तो अकेले अकेले क्या ढूंढ रही हुई? मुझे भी तो बता देती ना। तभी इसकी ने मजाक में कहा, मुझे तो एक भी कंपनी समझ नहीं आ रही है, न ही कुछ समझ नहीं आ रहा मीसा। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि हमें राजवीर की कंपनी में ही काम करना होगा। इसकी आज अच्छे मूड में थी और उसे मीसा को तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। इससे पहले भी एक बार इसकी ने राजवीर के ऑफिस में इंटर्नशिप की थी और उस टाइम उसकी हालत देखकर मीसा ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब वो कभी भी अपने भाई के ऑफिस में तो नहीं जाएगी। ये सुनते ही मीसा ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो नहीं करूंगी वहाँ, तुझे खुद शेर की गुफा में जाना है तो जा, लेकिन इसमें तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। इसकी को तो ये समझ नहीं आता था कि उसके अलावा घर में सभी राजवीर से इतना डरते क्यों थे। ये सुनते ही इसकी जोर जोर से हंसने लग गई। उसने मीसा की तरफ देखते हुए एक्साइटेड होकर कहा, तूने क्या कहा? शेर की गुफा? अब तो मैं राजवीर को ये बात बताऊंगी कि उनकी प्यारी बहन क्या कह रही थी। मीसा ने पहले तो घबराई, लेकिन फिर उसने सीरियस होकर कहा, ठीक है इसकी, तुझे जो बताना है तो बता दे, लेकिन अगर तू बताएगी तो तेरे भी तो बहुत से राज मेरे पास हैं, तो मैं भी भाई को वो सारी बातें बता दूंगी, हिसाब बराबर। सिंपल, आया ना मजा? ये सुनते ही इसके को लगा कि मीसा सच में उसकी कोई बात राजवीर से ना कह दे, इसलिए उसने बात को संभालते हुए कहा, मैं तो ना तुझसे मजाक कर रही थी और तू तो सीरियस हो गई, पागल हो गई है क्या? मीसा, तू तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है और मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड की पर्सनल बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। इसके का चेहरा बहुत ही उदास हो गया था। उसे जैसे ही मीसा ने देखा तो हंसते हुए कहने लगी, बड़ी आई मजाक करने, क्या सिर्फ तुझे ही करने आता है मजाक? हम भी पक्के खिलाड़ी हैं, अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। ये सुनते ही इसकी की सांस में सांस आई और उसने मीसा से कहा, चल चल अब कंपनी देखते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो कहीं सच में हमें राजवीर की कंपनी में ही न जाना पड़ जाए। क्लास में सभी स्टूडेंट आपस में कुछ न कुछ बात कर रहे थे, जिससे इसकी और मीसा अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे।
तभी मीसा ने इसकी से पूछा, इसकी आज मधु कहाँ है? मैंने आज सुबह से उसे नहीं देखा। ये सुनते ही इसकी ने कहा, पता नहीं ना, कोई कॉल ना कोई मैसेज। तभी मीसा ने कहा, इसकी एक काम करते हैं कि शाम को उसके घर चलेंगे और दादी से भी मिल लेंगे। इसकी ने कहा, हाँ मीसा, गुड आइडिया, लेकिन अभी के लिए मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ ताकि कंपनीज की एक लिस्ट बन जाए और फिर राजवीर से बात भी करनी है मुझे। इसकी जैसे ही जाने लगी तो मीसा ने कहा, मैं भी चलती हूँ न तेरे साथ। इसकी ने मीसा से कहा, नहीं नहीं, तू मत चल, तू यहीं रहकर नेक्स्ट क्लास अटेंड कर ताकि लेक्चर भी अटेंड हो जाए। ये कहकर इसकी क्लास से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के ऑफिस में कार्तिक अपने ऑफिस में बैठा तो हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में उदय प्रताप की बातें ही चल रही थी। जब से उदय प्रताप ने रीत और कार्तिक को कोर्ट मैरिज का ऑप्शन दिया था, तब से कार्तिक कंटिन्यूअसली इस बारे में ही सोचे जा रहा था। उसके दिमाग में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर उसके चाचू ने उसे ये ऑप्शन कैसे दे दिया, क्योंकि अभी तक तो वो इनके शादी बहुत ही धूमधाम से करवाना चाहते थे। तो अब अचानक से ये ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें इस ऑप्शन को कंसीडर करना पड़ा। वो अभी बहुत इनसिक्योर हो रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब अकेले सोचना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने तभी सोचा कि आज रात को उसे रीत को सरप्राइज करना चाहिए। उसने सब कुछ प्लान करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे एक और ख्याल आया कि उससे पहले उसे रीत से भी बात कर लेनी चाहिए। उसने रीत को कॉल किया और उससे कहा कि वो उसे नाइट में हॉस्पिटल से पिक कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ इसकी अपनी क्लास से लाइब्रेरी की तरफ जा ही रही थी कि तभी कॉरिडोर में पीछे से आया और उसने आवाज लगाई, इसकी, तुम क्लास में क्यों नहीं हो? इसके के लिए ये आवाज बहुत ही जानी पहचानी थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने राजवीर खड़ा था। इसकी ने जैसे ही अपने सामने राजवीर को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं बोले। एक तो अभी वो क्लास में नहीं थी और दूसरा उसके सामने राजवीर खड़ा था, जो उससे भी कुछ भी पूछ सकता था। उसने मन ही मन में कहा, ऑल इज वेल विस्की। वो धीरे धीरे राजवीर की तरफ बढ़ने लगी। इसकी ने हंसते हुए राजवीर की तरफ देखा और उससे पूछा, आप यहाँ कैसे राजवीर? मेरा मतलब है अभी तो आप ऑफिस में होते हो ना? राजवीर को थोड़ी देर पहले ही रूही ने अपनी ज्वाइनिंग के बारे में बताया, तो उसी के लिए बात करने वो अभी कॉलेज आया हुआ था। जब राजवीर ने थोड़ी देर पहले कॉलेज में कॉल किया तो डीन ने उसे तंस कपूर से मिलने के लिए कहा था। उसी के लिए राजवीर को कॉलेज आना पड़ा। राजवीर ने कहा, मैं तो यहाँ किसी काम से आया हूँ, लेकिन तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं हो? इसकी को ऐसा लगा कि आज उसे बहुत डांट पड़ने वाली है, इसलिए उसने खुद को बचाते हुए कहा, राजवीर, वो मैं इंटर्नशिप के लिए कंपनीज रिसर्च कर रही थी और मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक भी इश्यू करवानी है। तभी उन्होंने देखा कि आज फिर एक बहुत ही महंगी गाड़ी ऑफिस के आगे आकर रुकी और उसमें से कोई बाहर निकला था। ये और कोई नहीं बल्कि तंस कपूर था। वो गाड़ी से उतरा और सीधा ऑफिस के अंदर चला गया था। तभी राजवीर का ध्यान भी इसके से हटकर तंस कपूर पर चला गया। राजवीर ने इसके से कहा, अभी तुम जाओ इसकी, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाकी बात में तुमसे घर पर बात करूंगा। इसकी को अभी के लिए तो राहत की सांस आ गई। वो वहाँ से सीधा लाइब्रेरी चली गई। राजवीर जैसे ही डीन ऑफिस के बाहर गया तो उसके डीन के असिस्टेंट ने अंदर जाकर कहा, सर, बाहर राजवीर सर आ चुके हैं। डीन ने अपने असिस्टेंट को कहा, सेंड मिस्टर राजवीर इनसाइड। राजवीर जैसे ही डीन ऑफिस के अंदर गया तो उसने देखा कि डीन और तंस कपूर कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो जैसे ही वहां पहुंचा तो सबने एक दूसरे को ग्रेट किया। राजवीर और तंस कपूर ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। तंस कपूर को राजवीर से मन ही मन जलन भी हो रही थी, क्योंकि जिस लड़की को अपना बनाना चाहता था
वो राजवीर की हो चुकी थी। राजवीर को भी ऐसा एहसास हो रहा था कि तंस कपूर के मन में कुछ तो चल रहा था। तभी डीन ने कहा, मिस्टर कपूर, जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्टर सिंघानिया की सिस्टर रूही सिंघानिया की ज्वाइनिंग हमारे कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाली है, लेकिन अभी वो एक्सपेक्टिंग है और इसी वजह से उन्हें कुछ मेडिकल इशू भी हो रहे हैं। इसी रीजन की वजह से वो अभी कुछ टाइम तक डेली कॉलेज नहीं आ सकती हैं। तंस कपूर ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। राजवीर ने डीन से सभी बातें थोड़ी देर पहले ही कॉल पर डिस्कस कर ली थी। डीन भी रूही जितनी काबिल प्रोफेसर को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तंस कपूर और राजवीर की मीटिंग फिक्स करवाई थी। रूही पिछले बहुत टाइम से कॉलेज में काम कर रही थी, इसलिए पूरा कॉलेज स्टाफ चाहता था कि रूही इस पोजीशन को कैसे भी ज्वाइन कर ले। सारी बातें सुनने के बाद तंस कपूर ने डीन से कहा, आपकी सारी बातें सुनने के बाद मैं भी चाहता हूँ कि रूही सिंघानिया हमारे कॉलेज को ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा कॉलेज भी वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है और अगर हम भी ऐसे टाइम पर अपने फीमेल एम्प्लॉयज की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर वो अभी कॉलेज नहीं आ सकती हैं तो कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन क्लासेज ले सकती हैं। हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और इस तरह हम एक दूसरे में भी ये मैसेज दे सकते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। एजुकेशन का असली मतलब तो यही है ना। तंस कपूर ने सोचा कि अब उसके पास ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला है। अगर वो आज राजवीर की हेल्प करेगा तो वो किसी न किसी दिन इसके का मन धीरे धीरे जीत ही लेगा। उसके पास आज बहुत ही अच्छा मौका था जिसे वो किसी भी कीमत पर हाथों से नहीं गंवाना चाहता था। राजवीर ने जैसे ही ये सुना तो वो तंस कपूर से की सोच से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि कहने को तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं लेकिन अमल में कोई कोई ही लाता है। वो रूही के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि तंस कपूर एक बार में ही उसकी हेल्प कर पाएगा। राजवीर ने तंस कपूर से कहा, थैंक यू मिस्टर कपूर, आई होप आप अपने बिजनेस में भी यही रूल फॉलो करते होंगे फॉर फीमेल एम्प्लॉयज। राजवीर को मन ही मन लग रहा था कि तंस कपूर की कंपनी में जो भी फीमेल्स काम करती होंगी उनके लिए भी वो इतना ही सेंसिटिव होता होगा। तंस कपूर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपकी सिस्टर ये डिजर्व करती हैं। उन्होंने खुद को प्रूव किया है और कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है, तभी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तंस कपूर मन ही मन समझ गया था कि उसका निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर जाकर लगा था। उसके बाद तंस कपूर ने डीन और राजवीर से कहा, मेरी एक दूसरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तंस कपूर तुरंत वहाँ से चला गया। डीन ने राजवीर से कहा, जब से तंस कपूर ने कॉलेज को टेक ओवर किया है, यहाँ का माहौल ही बदल गया है। उनकी सोच फीमेल्स को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। ये सुनते ही राजवीर ने कहा, ये तो मुझे भी समझ में आ गया है सर। राजवीर को तभी एक इम्पोर्टेंट कॉल आया और वो भी अपने ऑफिस के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अमोल के घर पर अमोल को शाम के टाइम एक ईमेल आया जिसमें उसे दूसरे शहर जाना था, क्योंकि जो लेटर उसे कुछ दिन पहले मिला था उसका दूसरा टारगेट की इंफॉर्मेशन दूसरे शहर में मिली थी। अमोल ने जैसे ही वो ईमेल पढ़ा तो उसे तुरंत जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि अभी स्वाति अभिनय और कीर्ति के साथ बाहर गई हुई थी। स्वाति आजकल अभिनय का कुछ खास ख्याल रख रही थी, क्योंकि उसने अभी तक नहीं बताया था कि आखिर उसे हुआ क्या था और रोज प्रैक्टिस पर क्यों नहीं जा रहा था। अभिनय घर में इतना शांत रहता था कि कीर्ति ने अपने मॉम से बाहर जाने की जिद की और तीनों ही पार्क में घूमने चले गए। यही अमोल अपने घर में जल्दी से सब कुछ सेट कर रहा था कि स्वाति के आने से पहले ही वो निकल जाएंगे और स्वाति को कुछ भी बहाना दे देंगे। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो स्वाति को और हर्ट की हालत में नहीं थे। अभी एक दिन पहले ही तो उन्होंने स्वाति को हॉलीडे का प्रॉमिस किया था और वो खुद एक वीक के लिए कहीं और जाने वाले थे। अमोल ने खुद से कहा, कभी कभी जिंदगी में जरूरी और बहुत जरूरी में से किसी एक को चुनना होता है।
तो अभी मेरे लिए ये मिशन बहुत जरूरी है। वो सब कुछ पैक करके रेडी हो ही चुके थे कि दरवाजे से स्वाति अंदर आ गई। स्वाति ने अमोल से कहा, आप तो बहुत जल्दी ही पैकिंग करने लग गए, अभी तो हमने कुछ डिसाइड भी नहीं किया है। इस पर अमोल ने कुछ नहीं कहा और वो बस स्वाति की तरफ देखने लगे। अमोल की नजरों से ही स्वाति समझ गई थी कि बस अमोल कुछ तो छुपा रहे थे। अमोल ने कहा, स्वाति बस इस बार जल्दी आ जाऊंगा, तुम समझ रही हो, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, वरना तो मैं जाता ही नहीं। स्वाति को ऐसा लग रहा था कि अब तो अमोल अपने वादे से कभी नहीं मुकरने वाला है, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो इतने सालों से हो रहा था। तभी अमोल ने कहा, आई एम सॉरी स्वाति, लेकिन अब मुझे जाना है। स्वाति ने अमोल से कहा, अमोल अब आपको डिसाइड करना होगा कि या तो मैं या ये। अमोल ने स्वाति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उन दोनों की बहस बढ़ती ही जा रही थी। तभी कीर्ति नीचे आई तो उसे अपने मॉम डैड के कमरे से आवाज आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे, इसलिए वो उसके कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके बैग के साथ बाहर निकल रहे थे और अंदर उसकी मॉम रो रही थी। ये देखते ही कीर्ति को समझ नहीं आया कि आखिर उसके डैड अभी इस वक्त कहाँ जा रहे थे। उसकी मॉम ऐसे क्यों रो रही थी, वो ये सभी बातें उन दोनों से ही पूछना चाहती थी, लेकिन तब तक उसके डैड बाहर चले गए थे। वो भागकर अपनी मॉम के पास गई और उन्हें हग करते हुए कहने लगी, मम्मा क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो, आप प्लीज चुप हो जाओ मम्मा। कीर्ति को अब डाउट होने लगा था कि आखिर उसके डैड इस तरह कहाँ चले गए, लेकिन अब वो इतनी समझदार भी हो चुकी थी कि उसे ये पता था कि इस वक्त उसे उसकी मॉम से ये सब नहीं पूछना चाहिए। स्वाति ने जैसे ही ये रियलाइज किया कि कीर्ति उसके पास है तो उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बहाना बनाते हुए कही, वो डैड को बिजनेस डील के लिए अर्जेंटली जाना पड़ा, इसलिए मैं इमोशनल हो गई थी। वो जानती थी उसकी मॉम उससे सच नहीं कह रही है, क्योंकि उसने खुद अपने कानों से अपने मॉम डैड को लड़ते हुए सुना था। फिर भी उसने मॉम से आगे कुछ भी नहीं पूछा। उसने उन्हें पानी पिलाया और उनके साथ टाइम स्पेंड की। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ठीक 8 बजे रीत के हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ा हो गया था। उसने रीत को कॉल किया और कहा, रीत मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ ना। रीत अभी सब कुछ पैक कर ही रही थी कि उसे एक इमरजेंसी कॉल आया, तो उसने कार्तिक को थोड़ी देर वेट करने के लिए कह दिया था। कार्तिक बहुत ही आराम से अपनी रीत का इंतजार कर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक गाड़ी आई और उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। कार्तिक को ऐसा लग रहा था कि उसने ये गाड़ी पहले भी कई बार देखी हुई है, लेकिन उसे अंदर कौन बैठा था वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि गाड़ी उससे थोड़ी दूर थी तो अंदर बैठने वाले की शक्ल साफ दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में डिनर टेबल पर राजवीर ने सभी को ये न्यूज दे दी थी कि रूही बहुत ही आराम से कॉलेज ज्वाइन कर सकती है और वो ऑनलाइन क्लासेस तब तक ले सकती है। ये सुनते ही सभी घर वाले बहुत खुश हुए और रूही को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राजवीर की वजह से उसका ड्रीम कंप्लीट होने जा रहा था। वहीं कोमल जी इस बात पर सबका मुंह मीठा करवा दी थी। सभी बहुत खुश थे और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। इसकी और राजवीर के रूम में इसकी को आज राजवीर पर बहुत ही प्यार आ रहा था और उसे इस बात का भी मजा आ रहा था कि राजवीर सुबह वाली बात उससे पूछना भूल गए थे कि वो क्लास में क्यों नहीं थी। इसकी ने बहुत खुशी खुशी राजवीर को उन सभी कंपनी के नाम की लिस्ट दिखाई जिसमें वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने वाली थी। राजवीर ने जैसे ही उसकी लिस्ट देखी और फिर पढ़कर बाहर रख दी। तभी राजवीर ने कहा, इसकी मैंने तुम्हारे लिए कंपनी ढूंढ ली है। ये सुनते ही इसकी का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसने राजवीर से पूछा, बताओ ना राजवीर, कौन सी कंपनी है वो। राजवीर ने जैसे ही इसकी को कंपनी का नाम बताया तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने तो लिस्ट में इस कंपनी का नाम तक नहीं लिखा था। आखिर राजवीर ने कौन सी कंपनी का नाम लिया होगा?
क्या इसकी राजवीर की बात जाएगी? कार्तिक को आखिर उस गाड़ी पर शक क्यों हुआ था? कार्तिक ने रीत के लिए क्या प्लान किया था? आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? तो सुनने के लिए आगे की कहानी को कंटिन्यू रखिए।